न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। दिल्ली की मद्रासी कैंप पर चला बुलडोजर, सीएम रेखा गुप्ता ने बताई वजह। बेंगलुरु भगदड़ के बाद आया भावुक करने वाला वीडियो। आतंकवाद के मुद्दे पर यूरोप भारत के साथ खड़ा है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के स्वदेश लौटने पर रविशंकर प्रसाद जी का बयान। तो खबरें विस्तार से। दिल्ली के मद्रासी कैंप पर चला बुलडोजर, सीएम रेखा गुप्ता ने बताई वजह। दिल्ली सरकार ने कई इलाकों में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने पिछले दिनों हाई कोर्ट के आदेश के बाद मद्रासी कैंप पर कार्रवाई की थी। इसे लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार की आलोचना कर रही। इसी बीच आज रविवार को रेखा गुप्ता नेहरू कैंप पहुंची और वहां उन्होंने सरकार की कार्रवाई को लेकर बयान दिया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि अगर अदालत ने कोई आदेश दिया है तो ना तो सरकार और ना ही प्रशासन उसे नजरअंदाज कर सकता है। मद्रासी कैंप को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह झुग्गी बस्ती बारापुला नाले के किनारे अवैध रूप से बसाई गई थी। कोर्ट ने इस बस्ती को हटाने के लिए 4 बार आदेश जारी किए थे ताकि नाले की सफाई के लिए मशीनें लगाई जा सके। अगर सफाई नहीं हुई तो दिल्ली को एक बार फिर 2023 जैसी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। मैंने स्पष्ट रूप में आज बताया है कि जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है ना प्रशासन कुछ कर सकता है। जो कोर्ट के आदेश हैं जिसके कारण से शहर को दिक्कत है, आज मद्रासी कॉलोनी की सच्चाई ये है कि वो बारापुला जो नाला है उसके तट पे बसी हुई है और माननीय कोर्ट ने लगभग 4 बार इस बात को दोहराया कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि उस नाले तक मशीनें जा पाएं, वहाँ पे सफाई हो पाए। नहीं तो पूरी दिल्ली में फिर से जैसे 2023 में बाढ़ आई थी वैसी ही बाढ़ आने की आकांक्षाएं बन जाएगी। तो माननीय कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। वहाँ के उस कैंप के लोगों को मकान भी दिए गए हैं और उनको वहाँ शिफ्ट भी किया गया है। इसी तरीके से बाकी जगह भी, जहाँ भी 3 जगह दिल्ली में एक्शन हुए, उसके साथ में एक रेलवे कॉलोनी पे पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक पे लोगों ने मकान बना रखे थे जो कि रेलवे के द्वारा ही एक्शन हुआ है। तो अगर किसी की जान माल की हानि हो जाए, कोई बच्चा अगर रेलवे के नीचे आ जाए, रेल के नीचे आ जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? सौरभ भारद्वाज जिम्मेदार होगा कि आतिशी जिम्मेदार होगी कि केजरीवाल जिम्मेदार होगा? हमें दिल्ली की जनता की चिंता है। आज यदि कोर्ट ने किसी चीज के आदेश दिए तो कोर्ट सोच समझ के आदेश देता है। उनको समझ में है कि ये क्या चीज जरूरी है। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 700 करोड़ की लागत से काम चल रहे हैं जो कि कभी ना केजरीवाल की सरकार ने किए ना कांग्रेस की सरकार ने किए। आज बेहतर सुविधाएं देने के लिए आज भी जिस झुग्गी में मैं आई हूँ जहाँ बिल्कुल गंदा पानी सड़कों पे बहता था, लोग पानी में पैर रख करके चलने के लिए मजबूर थे, बच्चे स्कूल जाते थे तो उनके जूते डूब जाते थे, ऐसी कॉलोनी में हम गलियां नाली खड़ंजा बनवा रहे हैं। 700 करोड़ रुपए के काम पूरी दिल्ली में चल रहे हैं। इसलिए नहीं चल रहे कि झुग्गी टूटनी है। झुग्गी में जब तक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता वो वहीं रहेगा और उसके लिए हम बेहतर सुविधाएं देंगे। माननीय कोर्ट का कहीं आदेश होगा तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। महिलाओं को लेकर चलने दे भाई, चलने दे ऊपर। दादा पीछे करिएगा। आपका ये आ रहा है, ये किसका है? हिमांशु, फ्लैप पीछे करो, फ्लैप। भाई यार मोबाइल सेल्फी ओ लाल टोपी। अगली खबर, बेंगलुरु भगदड़ के बाद आया भावुक करने वाला वीडियो। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आरसीबी की जीत का जश्न मनाने गए लोगों के घर मातम छा गया। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर दिल चीर देने वाला एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसको देखकर
हर किसी की आंखें नम हो रही। वीडियो में एक पिता अपने बेटे की कब्र से लिपट कर रो रहा है और लोगों से यह कह रहा है कि उसे अपने बेटे के पास से कहीं जाना नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो हासनपुर का है। इसमें एक पिता अपने बेटे की जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वह अपने बेटे की कब्र से लिपटकर लगातार रोए जा रहा है। जब कुछ लोगों से हटाने का प्रयास कर रहे हैं तो वह उन लोगों से कहता है कि मैं भी यहीं रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे यहीं रहने दो। मृतक का नाम भौमिक लक्ष्मण है। बेटे की याद में रो रहे पिता का नाम बीटी लक्ष्मण है। यह सिर्फ एक पिता की कहानी नहीं है, बल्कि हर एक पिता की कहानी है जिसने इस भगदड़ में अपने बेटे या बेटी को खोया है। ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಬರೋದು ಬೇಡ. ನನ್ನ ಮಗನ ಇಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. बढ़ती हुई खबर की ओर। आतंकवाद के मुद्दे पर यूरोप भारत के साथ खड़ा है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के स्वदेश लौटने पर रविशंकर प्रसाद जी का बयान। राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रसाद ने कहा है कि भारत वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, ब्रुसेल्स और जर्मनी का दौरा किया। हमने संसद के वरिष्ठ नेताओं, थिंक टैंक और भारतीय समुदाय से मुलाकात। इस दौरान भाजपा सांसद समीक भट्टाचार्य कहते हैं, हमने यूरोप के 4 देशों का दौरा किया है और हमें पता चला है कि पूरा यूरोप एक नई आर्थिक व्यवस्था में आने की कोशिश कर रहा है और हर देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की है। हमने संदेश दिया है कि अगर सीमा पर कोई आतंकवादी गतिविधि देखी जाती है तो उसका जवाब अलग होगा। हमने किसी देश से मध्यस्थता की मांग नहीं की। यूरोप की 6 देशों में घूमकर ही पता चला कि पूरा यूरोप आज भारत के साथ एक नया आर्थिक व्यवस्था में आने का प्रयास कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज इंटरेस्टिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। और पहलगाम अटैक के ऊपर सभी अपना दुख व्यक्त किया और इसका निंदा किया। और हमारा मैसेज एक ही रहे कि कोई भी सीमा पर आतंकवाद फिर से दिखाई दिया तो उसका रेसिप्रोकेशन इस बार दूसरा तरीके से होगा। हम किसी का मीडिएशन का मांग नहीं किया, नहीं तो हमने कोई भीख का कटोरी लेकर किसी का दरवाजा पर जाकर उसका समर्थन मांगा। अभी जो अटैक होगा, अभी तो एयर स्ट्रिप पे हुआ है। अगर पाकिस्तान अपना रवैया नहीं बदले तो इस बार मिसाइल किस किस जगह को चूमेंगे तो हमारा पता नहीं। सर, जब आप लोग डेलीगेशन में थे, भारत का पक्ष रख रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी ने बोला था नरेंद्र सरेंडर, इन शब्दों का उपयोग किया गया था कि प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया था। देखिए, राहुल गांधी जी का बात का कोई अहमियत उसका खुद अपना पार्टी में ही नहीं है। नोबॉडी इज टेकिंग राहुल गांधी सीरियसली। तो राहुल गांधी क्या बोले क्या नहीं बोले इसका कोई प्रतिष्ठा भारतीय जनमानस में नहीं है। और दूसरी बात यही है कि पूरा भारत आज एक है। हम लोग देखा पूरा हिंदुस्तान की डायस्पोरा यूरोप में, वो लोग कितना उत्साह लेकर हम लोगों से मिला और वो लोग रास्ते में आकर अपना विरोध प्रकट किया। उन लोगों का कहना यही किया है कि कब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के सीमा का भीतर चले आए। तो इस समय जब देश इकट्ठा है, व्हेन इंडिया इज यूनाइटेड, अगर अपने आप को किसी ने सेग्रीगेट करना चाहा तो दुनिया उसी को ही अपनी जगह से हटा देंगे। बढ़ती हुई खबर की ओर। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी जी का बयान। हरिभाऊ नाइक स्मृति समाज सेवा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित छात्र अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी जी का बयान। देखिए वीडियो। हरिभाऊ नाईक स्मृती सेवा प्रतिष्ठानतर्फे तृतीय स्मृती दिनानिमित्त आजचा कार्यक्रम आयोजित झालेला आहे।
या कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे प्रमुख अतिथी माझे मित्र आमदार सचिन अहिर, आमदार श्री गजानन लोटे, त्याचप्रमाणे माझे मित्र कामगार नेते माजी आमदार एस.क्यू. जमा, श्री गोविंदराव मोहिते, श्री रत्नाकर चेडगे, श्री संजय नाईक, प्रतिष्ठानचे सर्व पदाधिकारीगण आणि उपस्थित सर्व बांधवांनो आणि बहिणींनो, हरिभाऊ नाईक यांचा माझा अतिशय जवळून परिचय होता. हरिभाऊंच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल अतिशय जवळून मला त्यांना बघायला मिळालं. हरिभाऊ एक प्रामाणिक, सिद्धांतावर चालणारे आणि इंटक आणि काँग्रेसच्या विचाराला समर्पित भावनेने काम करणारे प्रामाणिक कार्यकर्ते होते. त्यांनी आयुष्यामध्ये कधी भ्रष्टाचार नाही केला, चुकीचा मार्ग कधी स्वीकारला नाही, पण आपली भूमिका पक्की ठेवून त्यांनी कार्य केलं. ज्यावेळी हरिभाऊ नाईक इंटकचे अध्यक्ष होते त्यावेळी नागपुरातला एक तरुण युवा कार्यकर्ता म्हणून मी पण भारतीय जनता पार्टीचं काम करत होतो. ज्यावेळी टाटाने एम्प्रेस मिल बंद केली त्यावेळी टाटांनी इंटकच्या रूपाने, इंटक ही मान्यता प्राप्त संस्था होती, आणि त्यांनी इंटकला असा प्रस्ताव दिला की मी 2500 लोकांना कमी करतो, कारण मिल घाट्यामध्ये आहे आणि ही मिल मी चालवतो. त्यावेळी बर्धन साहेब नागपुरातील प्रमुख कामगार नेते होते. ते पण अतिशय प्रामाणिक आणि अतिशय विद्वान असे नेते होते. ते कम्युनिस्ट पार्टीचे होते. बिंदा प्रसाद कश्यप संघर्षशील नेते होते. ते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे होते. आणि या सगळ्यांच्या मध्ये हरिभाऊ नाईकांनी ज्यावेळी हा विषय आला तेव्हा आम्ही सगळ्यांनी विचार केल्यानंतर माझ्या मनात विचार आला आणि मी हरिभाऊंना अशी विनंती केली भेटल्यावर की हरिभाऊ, जर 6500 लोक एम्प्रेस मिलमध्ये काम करतात आणि जे टाटा चालवू शकणार नाही ते सरकार कधी चालवू शकत नाही. ज्याचा राजा व्यापारी त्याची जनता भिकारी. कोण्याही पार्टीचं सरकार हो, त्यांनी चालवायला घेतली मिल की लंबी झाली म्हणून समजा. त्यामुळे हरिभाऊंना मी हे ज्यावेळी बर्धन साहेबांना आणि कश्यप साहेबांना सांगितलं तर ते कम्युनिस्ट नेते होते. त्यांनी सांगितलं ये बात हमें मान्य नाही आहे. मी हरिभाऊंकडे गेलो आणि मी म्हणलं कमीत कमी 4000 कामगारांचे हरिभाऊ रोजगार वाचतील. नाही म्हणे मी एकाही कामगाराच्या कपाती करायला मान्य करायला तयार नाही. त्यानंतर वसंतराव साठे केंद्रात मंत्री झाले. राजीव गांधी देशाचे प्रधानमंत्री होते आणि त्यावेळी वसंतराव साठेंच्या प्रयत्नामुळे एम्प्रेस मिलचं राष्ट्रीयकरण झालं. अर्थात ती पुढे चालली नाही. काळाच्या ओघामध्ये एम्प्रेस मिल संपली, मॉडेल मिल पण संपली. आणि या ठिकाणी काम करत असताना एक दिवस इंटकच्या निवडणुका झाल्या आणि मी इंटकचा अध्यक्ष निवडून आलो. आणि मी आल्यानंतर जेव्हा अध्यक्ष झालो तेव्हा मी बैद्यनाथ चौकातल्या कार्यालयात गेलो. पाहिलं तर तिथे काँग्रेस संलग्नित. मी म्हणलं मी तर भारतीय जनता पार्टीचा, मी कसा अध्यक्ष होईल. तेव्हा मी तिथे कनोजिया म्हणून होता, त्याला म्हणलं तू अध्यक्ष हो, मी काही होणं बरोबर नाही. पण त्या काळामध्ये एक गोष्ट मी हरिभाऊंची जवळून बघितली. कामगारांच्या आता काळ बदलला आहे. राजकारण हा धंदा झालेला आहे, पैसा कमावण्याचा, आणि त्याच्यामध्ये आता कोण्या पार्ट्या अपवाद नाही आहे. त्यामुळे अशा स्थितीमध्ये हरिभाऊंचं एक व्यक्तिमत्व होतं, ते प्रामाणिक होते. मला त्यांच्याबद्दल अतिशय आदर आणि सन्मान या कामाकरता होता. त्यांनी कधी लफड्याची कामं नाही केली. हरिभाऊच्या बरोबर युनियनमध्ये अनेक लोक होते, त्याची नावं नाही घेत मी आता. पण हरिभाऊ शांत राहायचे. त्यावेळी हरिभाऊंचं व्यक्तिमत्व सुसंस्कृत होतं. ते तिडके ग्रुपचे होते. नरेंद्र तिडके यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते काम करायचे. आणि त्यावेळी तिरपुडे आणि तिडके 2 गट प्रभावी होते. आणि त्यामुळे तिरपुडे गटामध्ये काही लोक होते, काही तिडके गटामध्ये काही लोक होते. पण हरिभाऊंनी आपला सुसंस्कृतपणा कधी सोडला नाही. कारण नरेंद्र तिडके साहेब देखील अतिशय सुसंस्कृत होते. आणि त्या काळामध्ये
हरिभाऊंचा जो संबंध होता सगळ्यांशी चांगला होता. मला आठवते काही 2-3 वर्षा मृत्यूपूर्वी रतन टाटा माझ्याकडे आले होते. त्या काळामध्ये हरिभाऊ जिवंत होते. रतन टाटांनी हरिभाऊची आठवण काढली होती आणि हरिभाऊ कसे आहेत आणि त्यामुळे हरिभाऊंच्या बद्दल एक क्रेडिबिलिटी, इज्जत होती, सन्मान होता. अनेक नेते कामगारांचे आहे, पण त्या नेत्यांना जो सन्मान मिळू शकला नाही तो हरिभाऊंना समाजातल्या सगळ्या क्षेत्रातून मिळाला. हरिभाऊ ज्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस आणि तिरुपुरे साहेब उपमुख्यमंत्री होते, श्रीकांत जिचकार गृह राज्यमंत्री होते. मॉडेल मिलवर लाठीचार्ज झाला. लाठीचार्ज झाल्यानंतर हरिभाऊ तिथे उपोषणाला बसले की याची न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे. श्रीकांत जिचकार आणि मी जवळचे मित्र होतो. मी म्हटलं, श्रीकांतनी मला विचारलं की हरिभाऊंनी प्रतिष्ठेचा विषय केला. मी म्हटलं, कामगारच जर पोलीसवर धावून गेले आणि त्यांनी जर गोटे मारले तर पोलीस का त्यांना पुऱ्या गळ्यात हार घालणार आहे का? तर पोलीसचा दोष काही नाही आहे. तर मला श्रीकांत जिचकार म्हणाले की तू हरिभाऊला समजाव. मी पण न्यायालयीन चौकशी करण्याच्या मताचा नाही आहे, पण हरिभाऊ ऐकायला तयार नाही. मी त्यांना म्हटलं, हरिभाऊ ऐकणार नाही, कारण कामगारांच्या हिताकरता प्रामाणिकपणे लढणारा अशी त्यांची प्रतिमा मला माहिती होती. आणि शेवटी मग श्रीकांत जिचकरांनी त्या लाठीचार्जची, जामा साहब को याद होगा, लाठीचाराची न्यायालयीन चौकशी केली. ते स्वतः इथे मॉडेल मिल समोर आले आणि त्यांनी न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली. तेव्हा हरिभाऊ तिथून उठले. म्हणजे हरिभाऊंच्या जीवनामध्ये ते अतिशय प्रामाणिक होते. मधल्या काळामध्ये त्यांच्या मृत्यूपूर्वी त्यांनी आपले पैसे डिपॉझिट एका बँकेत ठेवले होते. त्या बँकेचा नाव नाही घेत मी कोणाची बँक होती, कारण ती बँक डुबली. हरिभाऊचे पैसे डुबले आणि मला येऊन ते म्हणाले, नितीनजी माझ्याजवळ काही नाही आहे आणि ही बँक जर डुबली, आता हे पैसे गेले तर मी काय करू, हा माझ्यासमोर प्रश्न आहे. म्हणजे आपल्या मेहनतीची कमाई त्यांनी त्या बँकेत ठेवली होती. कधीही पण त्यांनी कुठल्याही प्रकारे अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार आयुष्यात केला नाही. एक आपल्या देशामध्ये विचार भिन्नता ही समस्या नाही आहे. आपल्या देशामध्ये विचार शून्यता ही समस्या आहे. बर्धन साहेब, नाईक साहेब यांचे आपले विचार होते आणि ते आपल्या विचाराशी प्रामाणिक होते. आता तर लोक अशा की जी सत्तेत पार्टी येते तिथे घुसतेच सगळे जाऊन. आम्ही त्यावेळी संघर्षात करत होतो. आमच्या पार्टीला कोणी विचारत नव्हतं. या मॉडेल मिल समोर एम्प्रेसमध्ये मी अनेक वेळा भाषणं करायचो आणि त्यावेळी हरिभाऊच्या विरोधात आमचे डागाजी होते आणि ते डागाजी भाषण द्यायचे जोरात. मी एकदा डागाजीला दाटलं, तुला देखो आप भाषण करो, असभ्य भाषा का उपयोग नहीं करना. म्हटलं, हम विचारों के लिए हमारा झगड़ा है, पर आप सम्मान से बात करो. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये ते नेतृत्व, तो स्वभाव, त्याबद्दलचा सुसंस्कृतपणा हे त्या काळाचं वैशिष्ट्य होतं. आपल्या पक्षावर, आपल्या विचारावर निष्ठा होती आणि कामगारांच्या हिताकरता कुठेही कॉम्प्रोमाइज न होता संघर्ष करण्याचा त्यांचा स्वभाव होता. आणि विधानमंडळात देखील मी पाहिला, काँग्रेसच्या विचाराकरता प्रामाणिकपणे, समर्पित भावनेने त्यांनी काम केलं, प्रामाणिकपणे केलं आणि ज्यामुळे त्यांचं व्यक्तिमत्व एक वेगळ्या प्रकारचं व्यक्तिमत्व होतं. कामगार चळवळीला आदर्श असं नेतृत्व होतं. आता ती चळवळ संपली. आता बऱ्याच वेळा अशी स्थिती आहे की काळाच्या ओघामध्ये सचिन भाऊ आपल्याला पुष्कळ बदललं पाहिजे. सरकार कोणाचेही येऊ, सरकार हे जे आहे हे व्यापार धंदा नाही करू शकत आणि त्यामुळे मग ते सगळं बंद पडतं. सरकारचे पैसे डुबतात आणि म्हणून नेहमी म्हणतो की 49% सरकार ठेवायचं, 51% इक्विटी प्रायव्हेटला द्यायची आणि कामगारांचे रोजगार आणि हक्काचं रक्षण करायचा हाच उपाय आहे. नाही तर आपण हे मिल चालवू शकत नाही. आणि याचा परिणाम असा झाला की मुंबईमध्ये आपल्याला माहिती आहे की सगळं टेक्स्टाईलचं कामगार देशोघडीला लागले. येणाऱ्या काळामध्ये मी चीनमध्ये गेलो होतो भारतीय जनता पार्टीचा अध्यक्ष म्हणून. चीन बदलून गेलं. चीनमध्ये त्यावेळी समाजवाद, साम्यवाद आणि पुंजीवाद या 3 विचारांच्या भोवती सगळ्या पार्ट्या फिरायच्या. पण चीनमध्ये कम्युनिस्ट विचारधारा होती
पण चीनमध्ये मंगोलियन वंशाचे नॉन रेसिडेंट चायनीज यांनी शांघायमध्ये करोड रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट आणली आणि लिबरल आर्थिक धोरण चीननी स्वीकारलं. तेव्हा चीनच्या अध्यक्षाला मी प्रश्न विचारला कि आप तो कम्युनिस्ट है, लाल झंडा केवल है, बाकी सब आपने छोड़ दिया. तो मैंने हमने क्या छोड़ दिया और क्या पकड़ लिया ये महत्व नहीं, हमारे देश के हित में क्या है, हमारे जनता के हित में क्या है, वो मार्ग हमने चुना है. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला कामगारांच्या हक्काचं रक्षण करत असताना, त्यांना न्याय देत असताना आर्थिक क्षेत्रामधला बदल लक्षात घेतला पाहिजे आणि तो बदल लक्षात घेऊन धोरणं ठरवली तर आपण लोकांचा रोजगार रोखू शकतो, नाही तर आपण लोकांचे रोजगार काही रोखू शकत नाही. आणि म्हणून आज कामगारांच्या हक्काकरता प्रामाणिकपणे लढणारा, खरा प्रामाणिकपणे कधीही भ्रष्टाचार न करता, इंटक करता, काँग्रेस करता समर्पित भावनेने कामगारांच्या हिताकरता काम करणारा असा नेता ही हरिभाऊंची प्रतिमा होती. आणि आज त्यांचा आपण तृतीय स्मृतिदिन या ठिकाणी साजरा करतोय आणि ही चांगली गोष्ट आहे की प्रतिष्ठाननी त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ काही गरजू विद्यार्थ्यांना मदत करणं, शैक्षणिक साहित्य देणं, स्कॉलरशिप देणं असं कार्यक्रम घ्यायचं ठरवलेलं आहे. मी या सर्व कामाला माझ्यापासून शुभेच्छा देतो आणि माझ्याकडनं याकरता जे सहकार्य लागेल ते सहकार्य मी नक्की करीन असा विश्वास आपल्याला देतो. कारण गुणवत्तेचं पेटंट हे कोणा व्यक्तीने रजिस्टर केलेलं नसतं, ते कोणा पक्षाने किंवा संस्थेने रजिस्टर केलेलं नसतं. पण चांगली गुणवत्ता असणारी माणसं समाजात आठवण जर सतत त्यांची ठेवली तर कदाचित भविष्यातून पुन्हा चांगले नेते तयार होण्याची शक्यता आहे. काल आहे ते आज नाही, आज आहे ते उद्या नाही. कालाय तस्मै नमः. परिस्थिती बदलत राहणार आहे, परिस्थिती बदललेली आहे, पण बदलत्या परिस्थितीची जाणीव ठेवून काळाच्या ओघामध्ये गरीब कामगाराच्या हिताचा विचार करून त्याकरता कसं काम करता येईल याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. कामगाराला घर मिळालं पाहिजे, कामगाराला त्याच्या मुलाला चांगलं शिक्षण मिळालं पाहिजे, कामगाराला त्याच्या परिवाराला उत्तम आरोग्याच्या सुविधा मिळाल्या पाहिजे. आणि या सगळ्या गोष्टी करायच्या असतील तर आपल्याला नक्कीच आपल्या या चळवळीमध्ये कामगारांशी प्रामाणिक राहून येणाऱ्या आर्थिक बदलाच्या आधारावर नवीन पद्धतीने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये कामगारांचं हिताचंच प्राधान्य आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये आज आपली मॉडेल मिल गेली, एम्प्रेस मिल गेली. आम्ही मॉडेल मिलच्या आणि एम्प्रेस मिलच्या भोंग्यानी उठायचो. 6:30 वाजता भोंगा व्हायचा, 6:45 वाजता भोंगा व्हायचा, 7:05 भोंगा व्हायचा. आता भोंगे संपले, इकडे यांचे भोंगे वाजले, तिकडे बाकीच्यांचे भोंगे वाजले. म्हणजे काळाच्या ओघात तो नागपूरचा इतिहास होता. नागपूरमध्ये हातमाग चळवळ होती, विणकरी व्यवसाय होता, पॉवरलूम होते, टेक्सटाईल मिल होती, सगळं संपलं. आज काळाच्या ओघामध्ये पुन्हा एकदा आपल्याला आपल्या जुन्या स्मृती आठवून मी आता धापेवाड्यामध्ये माझ्या गावाला पुन्हा साड्या विणण्याचं काम सुरू केलं. पुन्हा चांगल्या साड्या विणल्या, झारखंडमध्ये प्रिंट केल्या, मुंबईच्या मॉडेल्स आल्या होत्या त्यांनी प्रेझेंट केल्या आणि आता एवढी साड्या विणायला लागले की आता वेटिंग लिस्ट आहे. मी सांगितलं की आपला हातमाग जिवंत झाला पाहिजे, आपला पॉवरलूम जिवंत झाला पाहिजे, पुन्हा एकदा ते गतवैभव आपल्याला प्राप्त झालं पाहिजे. आणि म्हणून याकरता अनेक लोकांनी कष्ट केले, अनेक लोकांनी प्रामाणिकपणे काम केलं. त्यांचे आणि आमचे विचारक मेळ नव्हते खात. उमेश चौबे होते, हरिभाऊ नाईक होते, बिंदाप्रसाद कश्यप होते, बर्धन साहेब होते. आणि या सगळ्यांपासून आम्ही आदर आणि सन्मान करायचो. त्यांचे विचार आम्हाला पटत नव्हते, पण त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल आमच्या मनात संशय नव्हता. आणि म्हणून मला आठवतं की ज्यावेळी आम्ही सगळ्यांनी मिळून सत्याग्रह केला तेव्हा सचिनजी तुम्हाला आठवतं, आता आपले डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस एक सेठ म्हणून होते, त्यांचे वडील होते सुरेंद्र कुमार सेठ, ते नागपूरचे पोलीस कमिशनर होते. आणि ज्यावेळी आम्ही सगळ्यांनी सत्याग्रह केला तर त्या सुरेंद्र कुमार सेठ एवढे चांगले अधिकारी होते की त्यांना हे आवडलं नाही, त्यांना आम्हाला अटक करावी लागली. ते फार अस्वस्थ झाले. तेव्हा मी त्यांना म्हटलं कि देखो हम सब लोग इकट्ठा होकर ऑल पार्टी संघर्ष कर रहे हैं इम्प्रेस मिल के लिए, ये हमारा आंदोलन है,
आप हमको अरेस्ट करो, और अरेस्ट करने के बाद हम लोकतंत्र में इसको बचाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए करना चाहते हैं. तेव्हा त्यांनी आम्हाला अरेस्ट केलं. त्यावेळी देवेंद्रचे वडील गंगाधरराव फडणवीस आमदार होते, हरिभाऊ होते. हे सगळे मिळून आम्ही एकत्र सत्याग्रह केला. कोर्टामध्ये आमच्यावर केस चालली, आणि ज्यावेळी आम्ही जमानत करायला गेलो त्यावेळी तिथं आवाज दिला त्यांनी, नितीन वर्षे स्टेट. आम्ही सगळे आतमध्ये गेलो, बर्धन साहेब, कश्यप साहेब, हरिभाऊ, आम्ही सगळे उभे राहिलो. मग कोर्टाने विचारलं, मग त्यांनी जमानत दिली, आणि जमानत दिली, आणि जसे बाजूला आलो तशा क्लर्कने हात पुढे केला. हात पुढे केल्यावर बर्धन साहेब माझ्याकडे म्हणाले, ये क्या कर रहा, ये पैसे मांग रहा. एकदम बोला, अबे शर्म नहीं आती क्या, हमसे पैसे मांग रहा क्या. नहीं, बोले आदत हो गई, बोले जमानत नहीं हात आगे करने की. मग आमची जमानत झाली आणि मी बाहेर आलो. त्यामुळे हा जुना इतिहास जो होता तो आता संपलेला आहे. पण हरिभाऊंच्या बद्दल माझ्या मनात नितांत आदर आणि सन्मान आहे. तो व्यक्त करण्याकरता मी इथे आलो. त्यांच्या स्मृतींना श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्यांच्या निमित्त आपण जे जे काही कराल त्या सगळ्या उपक्रमाला सर्व दृष्टीने आर्थिकपासून सगळं सहकार्य मी करीन. आपण जरूर माझ्याकडे या. आणि हरिभाऊंची स्मृती याकरता जिवंत राहिली पाहिजे का कामगार क्षेत्रात केवळ दलालच नाही तर खरे नेते तयार झाले पाहिजे. आणि ते नेतृत्व हरिभाऊचं होतं. ती प्रेरणा ते देऊ शकतात कारण ते तसं जीवन जगले. आणि म्हणून नक्कीच हरिभाऊंचं व्यक्तिमत्व आपण जागवलं पाहिजे. आणि आपण हा चांगला कार्यक्रम घेतला. माझ्या मनापासून खूप खूप शुभेच्छा. हरिभाऊंच्या स्मृतींना अभिवादन. आणि मलाही पण नागपूर विद्यापीठात एका परिषदेचं उद्घाटन करायला जायचं आहे. 11:30 तो कार्यक्रम होता. त्यामुळे थोडा मी घाईत असल्यामुळे आपल्याकडनं जाण्याची अनुमती मागतो. पुन्हा एकदा सचिन अहिर या ठिकाणी आले, त्यांचं आणि आपले आमदार गजाननराव लोटे यांचेही पण स्वागत करतो. आणि सचिनजी, आपण कधी पण सांगा, हरिभाऊंच्या करता पूर्ण मदत मी पण करीन आणि आवश्यकता वेळेस सरकारकडनं पण करायला लावेल. खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार. राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर बिहार के नेता और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने क्या कहा? पटना लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर बिहार के नेता और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं तब से सभी संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया गया है. चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा करने से पहले ही बीजेपी आईटी सेल को शेड्यूल पता चल जाता है. हमारी नजर हर चीज पर है. संवैधानिक संस्थाओं को ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए. सभी को सतर्क रहने की जरूरत है. सभी जानते हैं कि सभी संस्थाएं बीजेपी की प्रतिनिधि के तौर पर काम करती हैं. वे आगे कहते हैं कि सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि बिहार को मजबूत करने के लिए. आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस संवैधानिक संस्थाएं हैं सबको हाईजैक कर रखा है. चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है. तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं. लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा. तो ये बड़ी बात है. कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए. पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था हम लोग तो सरकार बना लिए. पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया. आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में, फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई. और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए. जो जीते हुए शाम में थे अनाउंस्ड, ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर में. तो इस तरह की बातें तो हैं. साथ में
सभी लोगों को सजग भी रहने की जरूरत है और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम कर रही है। कृष्णा गवारू भी सवाल खड़े उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का आपको नेता बनाया गया लेकिन मुख्यमंत्री का अभिलाष नहीं है। अरे भाई साहब, आप लोगों को क्यों चिंता इसमें करना है? आप लोगों को इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग जो है मजबूती से सरकार नहीं बिहार बनाने का काम करेंगे। अगली खबर, युद्ध विराम के बाद धीरे धीरे जीवन सामान्य हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में भारत पाक सीमा के पास रहने वाले लोगों के लिए ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा हो गया है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि यह ऑपरेशन पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जवाब था। इसके तहत पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर नष्ट किया गया है। पुंछ को जम्मू कश्मीर का युद्ध क्षेत्र माना जाता है, जहां आतंकवाद के कारण जीवन कई बार अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन अब युद्ध विराम के बाद धीरे धीरे जीवन सामान्य हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के सभी निवासी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं और इस लड़ाई में देश के साथ पूरी ताकत से खड़े। यह ऑपरेशन सुरक्षा बलों की निडरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी माना जा रहा है, जो क्षेत्र में स्थिरता और शांति लाने का प्रयास कर रहा है। प्रदीप खन्ना साहब, आप पुंछ के शहरी हैं। इस पुंछ ने 1 महीना पहले 6 मई से 9 मई तक एक जो सिंदूर ऑपरेशन का कॉन्फ्लिक्ट था उसको देखा। पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग जो है पुंछ शहर पे हुई, पुंछ के जो LOC के गाँव है वहाँ पे हुई। आज 1 महीने के बाद फिर जिंदगी जो है वो यहाँ पे अपनी अपनी रूटीन के अंदर दिखती नजर आ रही है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो कि पहलगाम में 26 निहत्थे यात्रियों को मौत के घाट उतारा गया था, उसका बदला लेने के लिए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने कह दिया था कि इसकी सजा जो है पाकिस्तान को कल्पना से भी परे मिलेगी, और ऐसा ही हुआ कि 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी रात को 6 और 7 मई की दरमियानी रात को जो पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम भारत सरकार ने किया, तो उसकी रिटेलिएशन में आधी रात को यहाँ पर गोलीबारी और गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो गया। और पुंछ, जिसे कि बैटलफील्ड ऑफ कश्मीर कहा जाता है, हमेशा लड़ाई जो है वो कश्मीर की रही है, लेकिन लड़ी हमेशा पुंछ में गई है, चाहे वो 47, 65, 71 और एक बार फिर 2025 में भी ये लड़ाई पुंछ की सरजमीन पर लड़ी गई। और यहाँ के बहादुर लोगों ने फौज, पुलिस और जिला इंतजामिया के साथ मिलकर जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये लड़ाई हम पुंछ वालों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, ये विरासत में ये चीज़ें हमें मिली हैं, कोई नई नहीं है। हम 3 जंगें पहले देख चुके थे, 4थी जंग भी हमने देखी, झेली, और शायद हिंदू, मुस्लिम, सिख सबकी शहादतें यहाँ पर हुई। 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जख्मी हुए। 200 इस वक्त जो घरेलू ढांचे हैं वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद अब जब से सीज फायर हुआ है, तब से जिंदगी दोबारा पटड़ी पर लौटनी शुरू हो गई है। लोग अपने अपने काम काज में जुट गए हैं। उस भयानक ख्वाब को हम भूले तो नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन भुलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज ईद उल अज़हा का त्योहार, और इसी सिलसिले में ईद उल अज़हा का त्यौहार यहाँ पर मनाया गया पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे जोश व खरोश के साथ। पूरे सरहदी जिला पुंछ के हिंदू, मुस्लिम, सिखों ने जो हमारी रवायत रही है, जो हमारी परंपरा रही है, मिलजुल कर ये त्यौहार मनाया है। और ज़िंदगी जो है वो मामूल पर आ चुकी है, और आने वाले दिनों में अगर थोड़ी बहुत कोई कसर रह गई है तो वो पूरी हो गई है, और लोग हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। आइंदा भी अगर ऐसा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है जैसे कि भारत सरकार कह रही है, फिर कभी अगर दुस्साहस करने की कोशिश की हमारे पड़ोसी ने, तो हिंदुस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, और इस मुंह तोड़ जवाब के सिलसिले में हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। अगली खबर, उत्तर भारत में फिर तल्ख हुए सूरज के तेवर, दिन का पारा चढ़ा। अगले 5 दिन बारिश के आसार नहीं। मौसम का भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ दिन पहले तक दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों में बादलों ने डेरा डाल रहा हुआ था। कई राज्यों में आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दिल्ली में तो आंधी और हल्की बारिश भी हो रही थी। वहीं अब फिर से तेज धूप और गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। देश की राजधानी में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है।
यूपी समेत उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी यही हाल है। तापमान बढ़ने के साथ फिर लू चलने से उमस भरी गर्मी हो गई। आने वाले 3 दिन पारा और चढ़ने के साथ लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार जाने की उम्मीद जताई है। वहीं राजस्थान में गर्मी कहर ढाने वाली है। यहाँ तापमान आने वाले कुछ दिन और बढ़ने की उम्मीद है। अगली खबर, अमृतसर में पेंट फैक्ट्री में आग, जिंदा जले मजदूर, दमकल विभाग के साथ गाड़ी बुझाने में जुटी। पंजाब के अमृतसर में आग की घटना हुई है। अमृतसर के थाना हकीमा के अंतर्गत आते अन्नगढ़ इलाके में रविवार सुबह एक पेंट फैक्ट्री में आग लग गई। आग से फैक्ट्री में काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आग की बड़ी बड़ी लपटें और काले धुएं का गुबार चारों तरफ फैल गया है। आग की घटना से इलाके में काफी हड़कंप मचा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर दमकल विभाग के साथ गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई है। वहीं फैक्ट्री से निकली आग की लपटों को देखते ही आसपास के लोग एकत्रित हुए हैं। लोगों ने थाना गेट हकीमा पुलिस को भी सूचित किया है। अगली खबर, मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, मैतेई नेता की गिरफ्तारी पर मचा बवाल। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में लंबे समय से जारी हिंसा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हर रोज हिंसा की घटनाएं दर्ज की जा रही। शनिवार रात 11 बजे से 5 जिलों इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, विष्णुपुर, ककचिंग और थौबल में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। ये फैसला अरामपाई तिंगगोल नामक मैतेई समुदाय के नेता की गिरफ्तारी के बाद इलाके में बने तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए लिया गया। स्थानीय प्रशासन को इस बात की संदेह है कि कुछ असामाजिक लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए भड़काऊ मैसेजेस, फोटो और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, जिससे पूरे इलाके में शांति भंग हो सकता है और कानून व्यवस्था की स्थिति और भी बेहद खराब हो सकती है। गृह विभाग के सचिव एन अशोक कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि ये फैसला इमरजेंसी हालात में बिना किसी सूचना के लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या उकसावे को रोका जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में शाही अंदाज में हुई रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई। टीम इंडिया के मध्य क्रम के बल्लेबाज रिंकू सिंह और जौनपुर के मछली शहर की सपा सांसद प्रिया सरोज ने सगाई कर ली। रविवार को 8 जून को लखनऊ के 5 स्टार होटल द सेंट्रम में परिवार और दोस्तों के मौजूदगी में दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। इस रिंग सेरेमनी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी पहुंची थी। इसके अलावा बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और जया बच्चन भी रिंकू और प्रिया का आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंचे थे। क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी से सांसद प्रिया सरोज की सगाई पर दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। सगाई समारोह से रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की तस्वीरें। अगली खबर, इंग्लैंड में भारतीय टीम ने शुरू किया अभ्यास। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए गंभीर ने बनाया खास प्लान। भारतीय टीम इंग्लैंड में होने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ब्रिटेन पहुंच चुकी है। भारतीय टीम इस सीरीज के लिए 7 जून से क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स पर अभ्यास शुरू कर दी है। बीसीसीआई ने इंग्लैंड में अभ्यास का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने टीम के अभ्यास की पहली झलक बताई। बीसीसीआई के इस वीडियो में लंदन और लॉर्ड्स के शॉट्स शामिल थे। क्लिप की शुरुआत लंदन और मशहूर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की खूबसूरत नज़ारों से होती है। उसके बाद वीडियो में स्टेडियम के अंदर की झलकियां दिखाई देती हैं, जहां खिलाड़ी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और वार्म अप के लिए फुटबॉल खेलते दिखते हैं। वही हेड कोच गौतम गंभीर, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और कुछ और खिलाड़ी ड्यूक गेंद को ध्यान से देख रहे थे और उसकी खासियत समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वीडियो।
का ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।